सुरेखा ज्ञान चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, हम इस क्लास में करंट अफेयर्स देखेंगे जो कि 22 अप्रैल 2025 का है। एमसीक्यूज के फॉर्म में देखेंगे। फिर उससे जो रिलेटेड जो कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट होंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आने वाले होंगे उसे हम डिटेल में थोड़ा देखेंगे। ठीक है, तो फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सके। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने आधिकारिक तौर पर डीपीएस फ्लेमिंगो झील को संरक्षण रिजर्व के रूप में मंजूरी दे दी है? Which Indian state has officially approved DPS Flamingo Lake as ए कंजर्वेशन रिजर्व? ठीक है, पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है कर्नाटक। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए यानी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने जो आधिकारिक तौर पर डीपीएस फ्लेमिंगो लेक को यानी झील को एज ए कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया है। ठीक है, अभी क्यों किया है कहाँ पे? तो यह थाने क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य टीसीएफएस से जुड़ी हुई पहली आर्द्र भूमि है। ये भी याद रखना है, जिससे इस तरह का संरक्षण प्राप्त है। 30 एकड़ की यह झील उच्च ज्वार के दौरान फ्लेमिंगो के लिए भोजन और आराम करने के लिए एक प्रमुख जगह है। ठीक है, यानी फ्लेमिंगो क्या है? एक बर्ड है, पक्षी है। अब बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि आर्द्र भूमि के नुकसान से जो ये पक्षी फ्लेमिंगो हैं ये नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर के आसपास आ सकते हैं, जिससे कि पक्षियों के टकराने से खतरा यानी कि जो प्लेन एक्सीडेंट होते हैं, प्लेन क्रैश होते हैं, वो घटना बढ़ जाएगी। तो ऐसा जो है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के जो स्पेशलिस्ट है, विशेषज्ञ, उन्होंने ऐसा चेतावनी दी है। तो हमको याद रखना है कि ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र के थाने क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये पहली आर्द्र भूमि है ऐसी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently which international naval force under operation atlanta has proposed a joint naval exercise with the indian navy? हाल ही में ऑपरेशन अटलांटा के तहत किस अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक बल ने भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का प्रस्ताव दिया है? पहला ऑप्शन है नाटो स्टैंडिंग नवल फोर्स, दूसरा है इंडोनेशियन नेवी, तीसरा है अफ्रीकन मैरीटाइम टास्क फोर्स, चौथा है यूरोपियन यूनियन नवल फोर्स। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी यानी यूरोपियन यूनियन नवल फोर्स जो है, इन्होंने जो ऑपरेशन अटलांटा के तहत अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक बल ने भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का प्रस्ताव दिया है। किसने दिया? यूरोपियन यूनियन नवल फोर्स ने। ठीक है, अब ऑपरेशन अटलांटा जो है के तहत यूरोपीय संघ नौसेना बल ने भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का प्रस्ताव रखा है। यह अभ्यास कब होगा? तो मई 2025 के अंत में पश्चिमी हिंद महासागर और लाल सागर में आयोजित होगी। ये भी याद रखना है, कहाँ पे होगा? पश्चिमी हिंद महासागर यानी और लाल सागर यानी रेड सी में होगा। और यह प्रस्ताव लाल सागर क्षेत्र विशेष रूप से हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास बढ़ती समुद्री डकैती और अस्थिरता के कारण आया है। नियमित पैसेज एक्सरसाइज के विपरीत इस अभ्यास में सामरिक युद्धाभ्यास, समुद्री डकैती विरोधी कार्रवाई और संचार प्रशिक्षण शामिल होंगे। ठीक है, इसे 2008 में शुरू किया गया। ऑपरेशन अटलांटा सोमालिया के पास समुद्री डकैती से लड़ने के लिए यूरोपीय संघ का एक मिशन है। ठीक है, यह ऑपरेशन अटलांटा जो है सोमालिया जो एक अफ्रीकन कंट्री है वहां पे चलाया जाएगा। वहां पे समुद्री लुटेरे जो होते हैं काफी सारी चीजों को नुकसान पहुंचाते, उसे चोरी कर लेते हैं। तो उसी के को ध्यान में रखते हुए यूरोपियन संघ का एक मिशन है, जिसके के लिए यूरोपियन यूनियन नवल फोर्स ने भारतीय नौसेना को ऑपरेशन अटलांटा का प्रस्ताव दिया है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क यारा बैंड बरकोट सुरंग जो हाल ही में खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? सिल्क यारा बैंड बारकोट टनल that was recently seen in news is located in which state? पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा सिक्किम, तीसरा उत्तराखंड, चौथा असम। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी असम में जो है सिल्क यारा बैंड बारकोट टनल ये स्थित है। अभी देखते हैं कि जो सिल्क यारा जो है बैंड बरकोट सुरंग केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी। ये केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री कौन है? इनका नाम है
राजमार्ग मंत्री कौन है? तो उनका नाम है नितिन गडकरी। ठीक है, नितिन गडकरी ने सिल्क यारा बेन बरकोट सुरंग में सफलता को ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया है। और यह सुरंग जो है 531 किलोमीटर लंबी है, यानी बहुत लंबी सुरंग है, 531 किलोमीटर लंबी, 2 लेन यानी दोनों दिशा में जो है सुरंग है, 2 लेन वाली दोनों दिशा में सुरंग है, जिसमें एक निकास मार्ग भी है। यह उत्तराखंड के धरासू यमुनोत्री, याद रखनी, धरासू यमुनोत्री खंड पर स्थित है, जो कि सिल्क यारा और बरकोटा को जोड़ता है। और यह सुरंग जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 134 का हिस्सा है, जिसका पहले क्या बोलते थे, NH-94 के नाम से भी जाना जाता था। इसे इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण EPC मोड के तहत बनाया गया। ठीक है, हमको क्या क्या याद रखना है, ये सुरंग कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पे है, तो NH-134 के ऊपर, और ये सिल्क यारा बरकोटा को जोड़ता है, और धरासी यमुनोत्री के ऊपर लोकेटेड है, कहाँ, उत्तराखंड में, और 531 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, और ये 2 लेन है। तो हमको इतना याद रखना, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इंस्टॉल एन ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑन अ ट्रेन इन इंडिया? कौन सा बैंक भारत में ट्रेन स्वचालित टेलर मशीन यानी ATM का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, स्थापित करने वाला पहला बैंक बन गया? कोई भी चीज पहला बैंक बन गया तो इम्पोर्टेंट ऐसे भी हो जाता है हमारा। तो पहला ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तीसरा है बैंक ऑफ इंडिया, चौथा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, यानी बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है किसी भी ट्रेन में पहला ATM स्थापित करने वाला पहला बैंक बना है। अभी देखते हैं कि ये पहला ATM कौन से ट्रेन में लॉन्च में स्थापित किया गया है। तो ATM की जो मुंबई से मनमाड ट्रेन जाती है पंचवटी एक्सप्रेस में, यह ट्रायल पहली बार किया गया है भारतीय ट्रेन में, जो कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो केंद्रीय रेल मंत्री है, इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे इसको अपडेट किया है, यानी उन्होंने बताया है, कंफर्म किया है कि ऐसा भारत में पहली बार किसी ट्रेन में ATM लगाया गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। और यह एक पायलट प्रोजेक्ट था, जिसका उद्देश्य क्या, यात्रियों की सुविधा में सुधार करना। और यह पहल भारतीय रेलवे की अभिनव और गैर राजस्व विचार योजना का हिस्सा है। ये पूछ सकता है कि अभिनव और गैर राजस्व विचार योजना किसका है, तो भारतीय रेलवे का, उसी के तहत ये ऑटोमेटेड टेलर मशीन स्थापित किया गया है किसी भी ट्रेन में, यानी मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में पहली बार ट्रायल किया गया है। आप देख सकते हैं ये फोटो में, यानी आपको अब कहीं भी जाएंगे तो आपको ये पैसे की दिक्कत नहीं होगी, आप ट्रेन में से आप पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अप्रैल 2025 में स्वास्थ्य देखभाल पहुंच में सुधार के लिए ई-सेहत ऐप लॉन्च किया है? विच स्टेट या यूटी हैज लॉन्च्ड द ई-सेहत ऐप टू इम्प्रूव हेल्थ केयर एक्सेस इन अप्रैल 2025? पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है लक्षद्वीप, चौथा है सिक्किम। आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने ई-सेहत ऐप लॉन्च किया अप्रैल 2025 में। और सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर जो हमारा स्टेट है, जो भी हमारा यूटी बन चुका है, काफ़ी न्यूज़ में रहता है और हमेशा वहाँ पे आतंकवादी हमला होते रहते हैं। तो वहाँ के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट जो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है, खास करके उसके डेवलपमेंट का हिस्सा हो, तो आप इसे याद रखेंगे जरूर। पहले देखते हैं जम्मू कश्मीर के CM कौन है, चीफ मिनिस्टर, तो उमर अब्दुल्ला, ये भी आपको याद रखना है। और उन्होंने स्वास्थ्य को बेहतर पहुंच के लिए ई-सेहत ऐप लॉन्च किया है, जो कि वहाँ के जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग ने विकसित किया है। और ई-सेहत का फुल फॉर्म क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस फॉर इनेबलिंग हेल्थ एक्सेस थ्रू टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। इसका उद्देश्य क्या है कि रोगियों, डॉक्टरों और पैरामेडिक्स जैसे स्वास्थ्य सेवाएं प्रदाता दोनों की सेवा करना है। यह ऐप उपयोगकर्ताओं को जम्मू कश्मीर के सार्वजनिक यानी पब्लिक और प्राइवेट दोनों अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं के पहुंचाने की अनुमति देता है। इसके थ्रू आप टेली बुकिंग कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, डॉक्टर के बारे में कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है, टेली मेडिसिन, टेलीपैथी, मतलब कई सारी सुविधाएं आपको इस ऐप के थ्रू मिलेगा। तो हमको याद क्या रखना है कि ई-सेहत ऐप किसने लॉन्च किया, जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश ने बालिकातन सैन्य अभ्यास के लिए अमेरिकी एंटी-शिप मिसाइल सिस्टम NMEIS की तैनाती की पुष्टि की है? यानी विच कंट्री रिसेंटली कंफर्म द डिप्लॉयमेंट ऑफ US एंटी-शिप मिसाइल सिस्टम NMESIS फॉर द बालिकतान मिलिट्री एक्सरसाइज? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा साउथ कोरिया, तीसरा फिलीपींस, चौथा ऑस्ट्रेलिया। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ऐसा
फिलीपींस ने NMESIS के लिए मतलब यूएस एंटीशिप मिसाइल सिस्टम की तैनाती की पुष्टि की है। ठीक है, अब देखते हैं कि फिलीपींस ने इस वर्ष के बालिकातन सैन्य अभ्यास के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की एंटीशिप मिसाइल NMESIS की तैनाती की पुष्टि की है। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो नेवी मरीन एक्सपेडिशनरी शिप इंटरडिक्शन सिस्टम, यानी नेवी मरीन एक्सपेडिशनरी शिप इंटरडिक्शन सिस्टम इसका फुल फॉर्म, ये भी हमको याद रखना है। इसे यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स के लिए भूमि से समुद्र में मिसाइल हमलों का समर्थन करने के लिए विकसित किया गया है। यह यूनाइटेड स्टेट्स नेवी की नवीनतम एंटीशिप मिसाइल नेवल स्ट्राइक मिसाइल का उपयोग करता है। ठीक है, हमको याद इतना ही रखना कि फिलीपींस ने ऐसा कंफर्म किया है बालिकातन सैन्य अभ्यास के लिए यूएस एंटीशिप मिसाइल सिस्टम नेमेसिस की डिप्लॉयमेंट की पुष्टि की है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम देखते हैं किस राज्य ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 जीती है? Which state won the 15th हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा गुजरात। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, यानी पंजाब ने जो है 15th हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 जीती है। अभी हार्दिक सिंह की अगुवाई में पंजाब ने हॉकी मध्य प्रदेश को हराकर, यानी मध्य प्रदेश को सेकंड आए होंगे, इनको हरा के 4-1 से हरा के 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 जीती है। डिवीजन ए का फाइनल मैच 15 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश के झांसी में, ये अंतिम मैच कहाँ खेला गया था फाइनल मैच? तो मध्य प्रदेश के झांसी में मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में खेला गया था। उत्तर प्रदेश हॉकी ने मणिपुर हॉकी को 5-1 से हराकर कांस्य पदक जीता है। हमको क्या क्या देखना? पंजाब हो गया गोल्ड, ठीक है, पंजाब हो गया गोल्ड, एमपी हो गया सिल्वर और उत्तर प्रदेश हो गया ब्रॉन्ज, ये 3 जीते हैं। हॉकी इंडिया के तहत 2011 में टूर्नामेंट शुरू होने के बाद से हॉकी पंजाब ने अपना 5वां खिताब जीता है। 2011 से ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है, जिसमें से अभी तक पंजाब ने 5 बार ये टूर्नामेंट जीता है। यह टूर्नामेंट हॉकी इंडिया द्वारा आयोजित किया जाता है और इस बार ये कब से कब तक था? तो 4 से 15 अप्रैल 2025 को था। हमको इतना याद रखना है, पंजाब ने गोल्ड मेडल जीता है, मध्य प्रदेश सिल्वर जीता, उत्तर प्रदेश ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा क्रेeutzfeldt जैकब रोग CJD मुख्य रूप से शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? Creutzfeldt Jakob disease CJD that was recently seen in news primarily affects which part of the body? पहला ऑप्शन है हार्ट, दूसरा लिवर, तीसरा ब्रेन, चौथा लंग्स। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रेन को ये अफेक्ट करता है। क्रेeutzfeldt जैकब रोग आप देख सकते हैं इमेज में, ये ब्रेन को अफेक्ट करता है और ऐसा माना जाता है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी संयुक्त राज्य यूएसए में है 2 लोगों की मृत्यु हो गई इस बीमारी का कारण क्रेeutzfeldt जैकब रोग से हुई है, जो एक दुर्लभ और लाइलाज मस्तिष्क विकार, यानी इसकी कोई इलाज अभी प्रेजेंट में अवेलेबल नहीं है। क्रेeutzfeldt जैकब रोग जो है ये मनोभ्रंश का कारण बनता है और प्रियन विकार या ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथी नामक रोगों के समूह से संबंधित है। इसका लक्षण क्या है? अल्जाइमर रोग के जैसे समान होता है ये, लेकिन बहुत तेजी से बढ़ते हैं और मृत्यु का कारण बनते हैं। क्रेeutzfeldt जैकब रोग CJD बहुत दुर्लभ है। दुनिया भर में हर साल प्रति मिलियन लोगों में केवल 1 से 2 मामलों का ही निदान किया जाता है। यह ज्यादातर वृद्धि वयस्कों को प्रभावित करता है और हमेशा गंभीर होता है। यह रोग प्रियन नामक असामान्य प्रोटीन के कारण होता है। ये भी हमको याद रखना कि यह रोग जो है प्रियन नामक असामान्य प्रोटीन के कारण होता है और मैक्सिमम टाइम में वृद्ध, यानी जो लोग काफी एजेड होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, उनको इफेक्ट करता है और ये मस्तिष्क में होता है, जो कि लाइलाज बीमारी और हाल ही में अमेरिका में देखा गया है। ठीक है, 2 लोग की इससे मृत्यु हो गई है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा पंजाब, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा उत्तराखंड। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हरियाणा में जो है दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट स्थित है। अभी इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2025 को, जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की 134वीं जयंती थी,
को हरियाणा के यमुनानगर में दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट के 800 मेगावाट का एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है, जो पुराने प्लांट की तुलना में कम कोयले का उपयोग करेगा और ये भी कम कार्बन उत्सर्जन करेगा। ठीक है, ये भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफी अच्छा है। फिर दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। उसके बाद इसका नाम ये क्यों रखा गया है, तो दीनबंधु छोटूराम के नाम पे रखा गया है। यह एक स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। इसका संचालन कौन करेगा, तो हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPGCL जो है, इसका दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट का संचालन करेगा, ऑपरेशन करेगा उसका। और जो कि ये एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है, जिसके अंदर ये दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट ऑपरेट होता रहेगा। तो कहाँ पे स्थित है, तो हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड भू भारती पोर्टल फॉर लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट इन अप्रैल 2025? पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा तेलंगाना, तीसरा उड़ीसा, चौथा राजस्थान। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी यानी तेलंगाना गवर्नमेंट ने अप्रैल 2025 में भूमि सुधार के लिए, भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, जो कि प्रधान यहाँ के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने लॉन्च किया 14 अप्रैल 2025 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 14 अप्रैल को, यानी ये भी 135वीं यानी 134वीं जयंती है। पता नहीं हर जगह 135वीं क्यों लिखा है, 134वीं जयंती के अवसर पर इसे लॉन्च किया गया है। और यह पोर्टल यानी जो पहले जो यहाँ पे यूज होता धरनी पोर्टल की जगह लगे, यानी पहले भूमि रिकॉर्ड के लिए तेलंगाना में धरनी पोर्टल का यूज किया जाता था, जिसे पिछली भारत राष्ट्र समिति BRS ने 2 नवंबर 2020 को कृषि भूमि पंजीकरण के लिए पेश किया था। भू भारती को हैदराबाद के शिल्प कला वेदिका में लॉन्च किया गया है। इसे 4 मंडल पे यानी खम्मम, मुलुगु, कोडंगल और कामारेड्डी में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। और यह पोर्टल जो है भू भारती भूमि के अधिकारों का रिकॉर्ड यानी अधिनियम भू भारती अधिनियम 2025 पे आधारित है। इतना हमको याद रखना है। ठीक है, कहाँ का है, तो ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया भू भारती पोर्टल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं हाल ही में चर्चा में रहे जतरा उत्सव मुख्य रूप से किस क्षेत्र का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य है। जतरा उत्सव, ठीक है, जिसको कि बसंत उत्सव भी कहा जाता है, ढोल जतरा। रिसेंटली न्यू जतरा उत्सव इज ए पॉपुलर ट्रेडिशनल फोक ड्रामा फ्रॉम मेनली ऑफ विच रीजन? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा केरल, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा राजस्थान। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी यानी पश्चिम बंगाल में जतरा उत्सव या ढोल जतरा या बसंत जतरा उत्सव को सेलिब्रेट किया जाता है। देख सकते कितनी सुंदर महिलाएं सज सवर के उत्सव को सेलिब्रेट करती है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम देखते हैं हाल ही में चर्चा में रहे पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? रिसेंटली न्यूज पनामा कैनाल कनेक्ट्स विच टू ओशियंस? पहला ऑप्शन है अटलांटिक और हिंद महासागर, दूसरा है प्रशांत और हिंद महासागर, तीसरा है आर्कटिक और अटलांटिक महासागर, चौथा है अटलांटिक और प्रशांत महासागर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी यानी पनामा कैनाल जो है वो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। आप देख सकते हैं ये रहा हम अटलांटिक ओशियन और यहाँ रहा पैसिफिक ओशियन, जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के को ये बीच में है। यहाँ पनामा कैनाल है, पनामा एक कंट्री है। ठीक है, इसको जो है ये अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, इसीलिए इसे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोग विटामिन डी की कमी से पीड़ित है? अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट स्टडी हाउ मेनी परसेंट ऑफ पीपल इन इंडिया सफर फ्रॉम विटामिन डी डेफिशिएंसी? पहला ऑप्शन है 10%, दूसरा 20%, तीसरा 30%, चौथा 40%। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी यानी भारत में जो है लोग 20% लोग विटामिन डी की कमी से पीड़ित है। अब विटामिन डी कमी से होता क्या क्या है, तो देखिए ये ब्रेन को भी इफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है, पैनक्रियाज में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मसल्स में, बोन्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बोन्स के लिए, यानी जो रिकेट्स जो होता है, ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारियां होती है, ये हमारे मतलब विटामिन डी जो है काफी इंपॉर्टेंट है हमारे बोन्स को मजबूत करने के लिए। और विटामिन डी हमारे शरीर में कमी होने की वजह क्या है कि हम धूप में नहीं रहते, हमेशा AC में या बंद कमरे में रहते हैं। तो इसका सबसे अच्छा सोर्स क्या है लेने के लिए विटामिन डी को, तो आप धूप में थोड़ी देर सुबह का धूप ले सकते हैं। गर्मी के मौसम में सुबह का, ठंड है तो आप आराम से रात में भी पूरा दिन धूप में रह सकते हैं, आपको मन करता है तो ये आपके शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होगी, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है, रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस,
मतलब जो बोन से रिलेटेड बीमारियां होती है वो मैक्सिमम टाइम आपके विटामिन डी की कमी से ही होता है। आंसर क्या हो जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारावी पुनर्विकास अंडर विच मॉडल इज द धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट डीआरपी बीइंग इम्प्लीमेंटेड। पहला ऑप्शन है पूर्णतः सरकारी वित्त पोषित मॉडल, दूसरा है निजी भागीदारी मॉडल, तीसरा है सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल, चौथा है सहकारी मॉडल। आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, ये किसके तहत डेवलप किया जा रहा है? तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। आपको पता होना चाहिए अभी अडानी जो है कंपनी अडानी ग्रुप ने इसको विकसित करने का जिम्मा लिया है, तो इसे सार्वजनिक और निजी भागीदारी के तहत इस धारावी पुनर्विकास परियोजना को मॉडल को कार्यान्वित इम्प्लीमेंटेड किया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहे भारत का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कौन सा है? Which is India's first deep water transshipment port recently in news? पहला ऑप्शन है विजिंगम अंतरराष्ट्रीय सी पोर्ट, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, तीसरा कांडला पोर्ट, चौथा चेन्नई पोर्ट। आंसर क्या हो जाएगा हमारा विजिंगम अंतरराष्ट्रीय पोर्ट जो है भारत का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, जो कि ये कहाँ पे है? तो ये हमारा केरला में है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पे है? ये हमारा महाराष्ट्र में है। ठीक है, कांडला पोर्ट कहाँ है? ये हमारा गुजरात में है। ठीक है, चेन्नई पोर्ट कहाँ है? तो तमिलनाडु में। ठीक है, हमको ये पोर्ट कहाँ लोकेटेड है ये सिर्फ क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हमको ये भी ध्यान में रखना है। और जो है भारत का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहाँ पे है? तो विजिंगम अंतरराष्ट्रीय पोर्ट जो कि केरला में है, तिरुवनंतपुरम के पास में, उसे कहा गया। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ओडिशा सरकार ने आयुष्मान भारत और किस योजना को मिलाकर एक एकीकृत स्वास्थ्य कवरेज योजना शुरू की है? यानी आयुष्मान भारत और किस योजना को मिलाकर एक एकीकृत स्वास्थ्य कवरेज योजना शुरू की? ओडिशा गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन इंटीग्रेटेड हेल्थ कवरेज स्कीम बाय मर्जिंग आयुष्मान भारत एंड विच स्कीम? पहला ऑप्शन है बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, दूसरा है गोप बंधु जन आरोग्य योजना, तीसरा है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, चौथा है कालिया योजना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी गोप बंधु जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत योजना को मिला करके उड़ीसा सरकार ने एक एकीकृत योजना लॉन्च किया है। अब हमको ये देखते हैं कि बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना भी ये भी उड़ीसा का है। ठीक है, ये भी उड़ीसा का है। कालिया योजना ये भी एक उड़ीसा का ही है और गोबंधु जन आरोग्य योजना भी ये हमारा उड़ीसा का है। ठीक है, आप ये बताइए कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य का है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उड़ीसा गोपबंधु जन आरोग्य योजना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बन गया है? Which is the first in African country to sign the country partnership framework CPF with the International Solar Alliance? पहला ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा केनिया, तीसरा नाइजीरिया, चौथा मॉरिशस। आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी मॉरिशस जो है वो पहला अफ्रीकी कंट्री है जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को साइन करने वाला पहला अफ्रीकन देश बना है। ठीक है, आप देख सकते हैं इमेज में। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हमारे भारत में है गुरुग्राम हरियाणा या फिर दिल्ली एनसीआर बोल सकते हैं इसे, क्योंकि अभी वो पार्ट जो है हमारा दिल्ली मतलब राजधानी कैपिटल एनसीआर में आ गया है, तो गुरुग्राम हरियाणा में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2015 में इंडिया और फ्रांस की सहायता से इसे एस्टेब्लिश किया गया था 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। ठीक है, और पहला अफ्रीकी कंट्री कौन बना? मॉरिशस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत केंद्र सरकार राज्यों को किस रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? अंडर द स्कीम स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द स्टेट्स इन व्हाट फॉर्म? पहला ऑप्शन है अनुदान, दूसरा 10 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण, तीसरा 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण, चौथा सब्सिडी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत केंद्र सरकार राज्यों को जो है 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहे कवच 5.0 प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? What is the main objective of the Kavach 5.0 system?
विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली। तो पहला ऑप्शन है मुंबई की उपनगरीय ट्रेन सेवाओं को बढ़ाना, दूसरा है मेट्रो सेवाओं की गति बढ़ाना, तीसरा है मालगाड़ियों की दक्षता में सुधार करना। आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी मुंबई की उपनगरीय ट्रेन सेवाओं को बढ़ाना। यानी कवच 5.0 प्रणाली का मुख्य क्या उद्देश्य क्या है, तो मुंबई की यानी जो मुंबई की सबअर्बन ट्रेन है, जो लोकल ट्रेन चलती है, तो मुंबई की सबअर्बन ट्रेन सेवाओं को बढ़ाना। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे लंबी दूरी की ग्लाइड बम LRGB गौरव को किसने विकसित किया है? हु हैज डेवलप्ड द लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब LRGB गौरव विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली। पहला ऑप्शन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दूसरा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तीसरा है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, चौथा है इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी DRDO ने रक्षा एंड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कि हेडक्वार्टर कहाँ है DRDO का, तो DRDO का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसरो का कहाँ है हेडक्वार्टर, तो इसका हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, BEL का हेडक्वार्टर कहाँ, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, इसको DRDO ने विकसित किया है लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब LRGB गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, इसको DRDO ने डेवलप किया है। ठीक है, आप इमेज देख सकते हैं कितना मस्त मिसाइल है हमारे देश का। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं, अच्छा कुछ हमने नोबेल प्राइज का कुछ पुराने डाटा उठाए हैं जो कि एग्जाम्स में आपको हमेशा पूछते हैं। तो हमने ये उठाया कि कई बार नोबेल पुरस्कार विजेता यानी एक से अधिक बार जिनको नोबेल पुरस्कार मतलब मिला है, उसका डाटा हमने लिया। पहला है मैरी क्यूरी। ठीक है, मैरी क्यूरी को है भौतिक यानी फिजिक्स में 1903 में मिला था नोबेल प्राइज, फिर केमिस्ट्री में 1911 में मिला था, यानी इनको 2 बार मिल चुका है, पहली बार फिजिक्स में 1903 में और केमिस्ट्री में 1911 में। दूसरा है अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति को शांति पुरस्कार 3 बार मिल चुका है, पहला 1917 में, दूसरा 1944 में, तीसरा 1963 में। ठीक है, नेक्स्ट है लिनस पॉलिंग यानी रसायन विज्ञान। लिनस पॉलिंग को पहले केमिस्ट्री में कब मिला, 1954 में, और शांति का और नोबेल पीस प्राइज कब मिला, 1962 में। लिनस पॉलिंग को 2 बार मिल चुका है। फिर है जॉन बार्डिन को भौतिकी में 2 बार मिला है, यानी फिजिक्स में 1956 और 1972 में 2 बार जॉन बार्डिन को नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, अब फ्रेडरिक सेंगर को जो है केमिस्ट्री में 2 बार मिल चुका है, 1958 में मिला है और उसके बाद 1980 में है, इनको 2 बार मिल चुका है फ्रेडरिक सेंगर को केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार, तो 1958 1980 में। ठीक है, UNHCR ठीक है, इसे 2 बार मिल चुका नोबेल पीस प्राइज जो है 2 बार मिल चुका, यानी यूनाइटेड नेशंस ये ह्यूमन के लिए जो काम करता है UNHCR को 2 बार मिल चुका है, 1954 और 1981 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया UNHCR को। ठीक है, फिर है कार्ल बेरी शार्प्लेस जिसको कि केमिस्ट्री में 2 बार मिल चुका है, यानी 2001 और 2002 में। यानी केमिस्ट्री में जो है आप यहाँ देखिए केमिस्ट्री में 2 लोग को 2 बार मिल चुका है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 2 लोग को 2 बार मिल चुका है केमिस्ट्री में, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट को रिपीटेड टाइम यानी 2 से 3 बार मिल चुका है नोबेल प्राइज, हमने उसकी लिस्ट उठाई थी। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई और आपको ये अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए मैम, ऐसा आप वापस और भी ला सकते हैं ऐसे डाटाज को। ठीक है, ओके दोस्तों, आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू, जय हिंद।